हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस स्टडी टिप्स। और इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके यूपीटीटी और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं फारसी, संस्कृत, हिंदी या फिर अरबी भाषा से। जल्दी बताइए, जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? पढ़ते तो हम सभी हैं, लेकिन जानते नहीं है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा से हिंदी शब्द लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली भाषा है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बांगरू? जल्दी बताइए, पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बांगरू भाषा पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, स्वामी प्राणनाथ ने, अमीर खुसरो ने या फिर रसिक राज ने? जल्दी बताइए, किसने खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो के द्वारा खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सवैया किस प्रकार का छंद है? मुक्तक छंद, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद या इनमें से कोई नहीं? जो सवैया है हमें बताना है वह किस छंद के अंतर्गत आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वर्णिक छंद। जो सवैया होता है वह वर्णिक छंद का एक उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? त्रिवेणी, त्रिफला, त्रियुगी या त्रिकुटी? जो भौहों के बीच का ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी, त्रिकुटी। भौहों के बीच के ऊपरी भाग को त्रिकुटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? त्रिकुटी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1963 में, 1967 में, 1949 में या 1945 में? जल्दी बताइए, किस सन में राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? रसिक से, रास से, राजसूय से या फिर राजयश से? किससे मानी है हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी? ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अवसरवादी कहा जाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नेतृत्व शास्त्री या भूकंपवेत्ता? इस ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है? क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भूगर्भवेत्ता के नाम से जानते हैं जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है। ठीक है, अगला बहुत ही सिंपल प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, क्रोध, निर्वेद या भय?
जल्दी बताइए। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और रौद्र का क्रोध, और शांत का निर्वेद, और भयानक का क्या होता है? भय। ठीक है। अगला प्रश्न है, आयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अल्प प्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, या फिर संयुक्त व्यंजन को? हमें बताना है कि आयोगवाह किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन को जोड़ने की कड़ी को आयोगवाह कहा जाता है, लेकिन इनका जो एग्जाम्पल है वो क्या आता है? इसके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग को हम आयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल लेकिन बार बार गलत होने वाला प्रश्न है, तो जल्दी देखिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री, कवयित्री, कवियत्री या कवियित्री? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन कवि का स्त्रीलिंग होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कवियत्री कवि का स्त्रीलिंग होता है। कभी कभी शुद्ध रूप में भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, राजेंद्र यादव या रामधारी सिंह दिनकर? इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र यादव ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, बाकी ये तीनों ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्धों का मानक ग्रंथ कौन सा है? नरवय बोध, सप्तवार, रत्नाकर जोपम कथा या रोमावली? सिद्धों के मानक ग्रंथ को हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर जोपम कथा सिद्धों के मानक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला और आखिरी प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द है स्वार्थी, स्वार्थपरता, स्वार्थपरक या कुटिल? अपना मतलब निकालने वाले व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? स्वार्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना मतलब निकालने वाला व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है। ठीक है। तो यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था और इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज कर रहे हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।